भूतनी अंतिम पन्ने पढ़कर सुनाता हूँ आखिरी कड़ी। तो साहिबान घड़ा खोद कर घड़ा निकाला गया। घड़ी नहीं थी, घड़ा था। वज़न इतना कि उठाना मुश्किल। ये तो वाकई 40 चोरों का खजाना लगता था। अमर ने घड़े को लाकर कमरे में पड़े टेबल पर रख दिया। देखकर चांद कौर की धड़कनें भी बढ़ गई थी। जैसे ही अमर ने घड़ा टेबल पर रखा, चांद कौर को याद आया, घर का मेन गेट तो बंद किया ही नहीं। चली मेन गेट बंद करने। पीछे से अमर ने घड़े को देखा और लगा अपने आप से कहने कि ये माया भी क्या चीज़ है। अपनी झलक से इंसान को शैतान बना देती है। अचानक हाथ लग जाए तो बंदा पागल, खो जाए तो बंदा पागल। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मन में, जैसे ये चांद कौर आज रात मेरे सोते का गला दबा देगी और घड़ा उठाकर पाकिस्तान भाग जाएगी। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, जैसे तैसे ये घड़ा उठाकर 9-2-11 हो जाऊँ और पीछे पलटकर ना देखूँ। बाहर से चांद कौर मुस्कुराते आई और दरवाजे पर खड़ी होकर अमर के मन में उठ रहे भावों को पढ़ने लगी। फिर अमर से संबोधित होकर उसने पूछा, मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहे हो? सोच रहा था, अमर बोला। घड़ा मिल गया, अब पता नहीं कब तो किस पाल मुझे टाटा भाई कहकर चली जाए। चांद कौर कुछ नहीं बोली, भावुक से अंदाज से अमर को देखने लगी। अमर से घूरता देख पूछता है, ऐसे क्यों घूर रही हो? तुमने घड़ा लेकर 9-2-11 होना है तो हो जा, कहा चांद कौर ने। यह सुनकर बहुत चक्का सा रह गया। अमर बोला, दिल से कह रही हो? लगता है मेरे जाने की घड़ी आ गई है। घड़ा मिल गया, अब तो तू कहाँ रुकेगी? ये घड़ा, भावुक स्वर में बोली चांद कौर। ये घड़ा मिला था तो पहले यही ख्याल आया था कि अब जाना पड़ेगा। तुमसे मोह सा हो गया था। सोचती थी तुझे छोड़कर जा सकूंगी, पर अब माया का मोह हर मोह पर भारी पड़ जाता है। सगे माया के लिए सगों का गला घोंट देते हैं। मैं तो फिर भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मुझे माया से कोई मोह नहीं, बोला अमर। तेरे मन में एक डर तो होगा। क्या डर? यही कि यह चांद कौर आज रात तेरे सोते का गला ना दबा दे और घड़ा लेकर भाग ना जाए पाकिस्तान। अमर हैरानी से चांद कौर की ओर देखता रह गया। चांद कौर उसकी ओर से मुख मोड़कर शून्य में घूरने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमर यह भांप जाता है और उठकर चांद कौर का हाथ पकड़ता है। चांद कौर, अयो चांद कौर। चांद कौर उसका हाथ झटक कर एक कोने में जाती है और फक और फूट फूट कर रो पड़ती है। अमर आत्मग्लानि से भर जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। कहता है, अपने आप से कहता है, यह इंसान भी कितना गया गुजरा होता है। कुत्ता, बल्कि कुत्ते से भी बुरा। गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता होगा जितना यह बदलता है। घड़े के पास जाकर घड़े का ढक्कन उठाता है, उसमें से सोने के जेवर निकालता है। एक नज़र जेवरों पर, दूसरी चंदा पर डालता है, जो अपने आप को संभाल कर आँखें पोंछ रही है। विंग में, पार्श्व में ये नाटक था ना, गायक की आवाज़ आती है। ये पंजाबी में है। हत्थ रांझणे दे लगे जदों हीरे, हीरो नूं झट भुल गई जिंदे मेरीए। हीर पुछदी कि दस तकदीरे, व्यापारी ते मैं क्यों डुल गई जिंदे मेरीए, जिंदे मेरीए। हीरे क्या लगे रांझे के हाथ में, वो हीर को ही भूल गया। यही था गीत का भाव। यह सुनकर अमर हाथ में पड़े जेवरों को हिकारत से देखता, फिर घड़े में डाल देता है और धीरे धीरे चंदा की ओर बढ़ता है। चंदा के पास जाकर उसका चेहरा अपनी ओर करता है। अमर, चंदा, जुदा होने का वक्त आ गया है। ये घड़ा उठा और चली जा अपनों के पास। तेरे अपने तुझे तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। चंदा घड़े की ओर कदम बढ़ाती है। कुछ देर घड़े को देखती है, फिर घड़े को उठाकर हवा में तोलती है। चंदा झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर भारी है।
पर यह मेरे किस काम का। अमर, इसी के लिए तू तो यहाँ आई थी। चंदा बोली, तब पता नहीं था ये जो आत्मा होती है ना, सुई का जो की नोक होती है उससे भी छोटी और एक ज़र्रे से भी हल्की होती है। इस अमृता के शरीर के साथ मैं नहीं जा सकती और ये रूह, मेरी रूह घड़े का भार नहीं उठा सकती। अगर उठा सकती, लोग क्यों कहते कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बाहर से सेठ मानिक चंद की आवाज़ आती है। मानिक चंद, अरे ओ जोगी कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया। जोगी बोला, अरे भाई शीशी में से निकलकर तुम्हारा बाप भागने लगा था, मंत्र पढ़कर उसको फिर शीशी में कैद कर लूँ। अरे इसको छोड़, मेरी बेटी को देख, उसके अंदर जो भूतनी है ना उसको निकाल, पहले उसको निकाल। अमर और यह चंदा सुनते हैं। चंदा हंस पड़ती है, ये सुनकर हंस पड़ती है, व्यंग्यमयी हंसी। अमर, चांद कौर भाग यहाँ से, इससे पहले कि वो जोगी तुझे कैद कर ले, तू दूर चली जा। चंदा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती बल्कि एक कुर्सी पर बैठ जाती है। अमर, चांद कौर, यह क्या पागलपन है, तूने सुना नहीं, उस अमृता का बाप वो जोगी को लेकर हमारी ओर ही आ रही हैं। चांद कौर मतवाली सी आवाज़ में बोलती है। अमर यह इशारा घड़े की ओर करती है, फिर उसका गला भरता है। घड़ा ले लेना और अमृता के साथ। अमर, तू मेरी चिंता छोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घड़ा उठा और यहाँ से चली जा। उसी समय वो जो सेठ मानिक चंद है वो जोगी के साथ प्रवेश करता है। अमर की यह बात सुन लेता है। मानिक चंद अब कहाँ भागेगी। जोगी को बोलता है, अरे ओ जोगी, ये बैठी है भूतनी, पकड़कर इसको भी कैद का शीशी में। अमर मिन्नतें करने लगता है सेठ जी की, बोलता है, सर जी रहने दें, यह आपकी बेटी के शरीर को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी, आप इसे कैद मत कीजिए। तो व्यंग्य से बोलता है सेठ, कैद ना करें ताकि ये फिर मेरी बेटी को अपने कब्जे में कर ले। अमर, नहीं करती, यह मेरा वादा है। उधर जोगी एक शीशी खोलकर मंत्र पढ़ता है। सेठ मानिक चंद कहता है, तेरे वादे को मैंने क्या चाटना है, भूतों का कोई दीन ईमान होता है, हमारे बंदों का तो होता है ना। भूत लाख बेहतर हैं बंदों से। उसी समय जो चांद कौर है उसकी चीख सुनाई देती है। इसके साथ ही कुर्सी पर बैठी अमृता अपना सिर एक तरफ फेंक देती है। इसके साथ ही जोगी का कहका हवा में गूंजता है। जोगी, सेठ जी, पकड़ ली और बंद कर ली शीशी में। अमृता को होश आ जाता है। होश में अगर पापा यह क्या हो रहा है, तो सेठ बोला, बेटी तेरे अंदर एक भूतनी प्रवेश कर गई थी, आज पकड़ कर कैद कर ली, तू ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। अमृता की बजाय अमर बोलता है, इसको क्या होना था, वो भूतनी थी पर इंसानों से अधिक मोह करने वाली थी, चाहती तो तुम लोगों के हाथ ना आती, पर नहीं, उसको भी मोह ने मार डाला। शेर से, सर जी छोड़ दो इसको, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। यह सुनकर सेठ सोचने लगता है, फिर एक काइया सी मुस्कान चेहरे पर लाकर बोलता है। फिर अमृता को देखकर अमर की तरफ मुड़ता है, बोलता, पक्का? हाँ जी पक्का। सोच लो, सोचना क्या है, एक तो तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दोगे, मैं इस भूतनी को छोड़ दूंगा। तो वातावरण में अजीब सा तनाव भर जाता है। कुछ देर तक खामोशी। अमर सोचता है, उत्सुकता से अमृता अमर की ओर देखती है। सेठ कहता है, एक बात और। हाँ वो क्या है? ये जो घड़ा है ना, ये तुम मुझे दोगे,
इसी शर्त पर मैं इस भूतनी को छोड़ दूंगा, तो अब बता तेरा क्या फ़ैसला है। तो साहब अमर कहता है, ठीक है सेठ जी, ये घड़ा भी ले लीजिए और मैं आपकी बेटी के रास्ते में भी नहीं आऊँगा, छोड़ दूँगा उसका पीछा। यह सुनकर अमृता पागलों की भांति कह कह लगाने लगती है। सभी उसकी ओर हैरानी से देखते हैं और तब हवाओं में अमृता कई कह कह गूंजने लगते हैं, सभी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए। बस यहाँ भूतनी कड़ी अंतिम समाप्त। चलिए साहब, कोई और किस्सा कहेंगे कल को।